भारत 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दुनिया भर से G20 देशों के नेता शनिवार से शुरू हो रहे वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। शिखर सम्मेलन से पहले ही आयोजन का मुख्य स्थल भारत मंडपम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी के साथ साथ भारत मंडपम में कई प्रदर्शनियां, शिल्प बाजार, सांस्कृतिक गलियारा और डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन आने वाले अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट। G20 विश्व की बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है और भारत ने इसकी अध्यक्षता ऐसे समय में संभाली जब विश्व धीमी आर्थिक गति, बढ़ती मुद्रास्फीति, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं की वकालत करते हुए भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का लगातार प्रयास किया है। भारत को उम्मीद है कि वह G20 फोरम में अफ्रीकी संघ को शामिल करने और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करके वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने में कामयाब होगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक निवेश और व्यापार को सुविधाजनक बनाने, MSME और स्टार्टअप को सशक्त बनाने और सार्वजनिक डिजिटल ढांचे और फिनटेक की खूबियों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर जलवायु संरक्षण के लिए पहल और स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत की G20 की अध्यक्षता का महत्व इसलिए भी है कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई रास्ते खोले, निवेश को आकर्षित किया, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा दिया और विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 17,939 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी है। इस धनराशि से राज्य में उद्योग, लोक निर्माण और परिवहन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से विकास से जुड़ी योजनाओं को सरकार आगे बढ़ाएगी। ये जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से मंजूर हुई विशेष सहायता राशि में से लगभग 11,259 करोड़ रुपए राज्य को मिल गए हैं। आवंटित धनराशि का 75% उपभोग हो जाने के बाद बाकी धनराशि भी मिल जाएगी। श्री खन्ना ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए विशेष मदद के रूप में देने का प्रावधान किया है, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी को मिला है। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं श्री कृष्ण के जीवन और बाल लीलाओं पर आधारित खूबसूरत झांकियां निकाली गईं। समूचे ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही, जहां मथुरा और वृंदावन को रंग बिरंगी रोशनियों से सुसज्जित किया गया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर सहित अनेकों मंदिरों को सुंदरता के साथ सजाया गया। ब्रज प्रांत के पीलीभीत जिले में भी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। शहर और ग्रामीण इलाकों में जगह जगह कान्हा के रूप में सजे बच्चे बांसुरी बजाते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं 35वीं वाहिनी PSC द्वारा वाहिनी परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री योगी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं अधर्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का जो संदेश दिया, उसकी प्रासंगिकता शाश्वत है। कल राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय सिंह ने लखनऊ में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी और राजस्व अदालतों में लंबित मुकदमों के साथ साथ प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का समाधान भी सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
राज्य सरकार बेहतर परिवहन सुविधा के लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों सहित 19 शहरों में ई बसें चलाएगी। नगर विकास विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही इसे केंद्र भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में 150 नई बसें चलाई जाएंगी। वाराणसी, आगरा, झांसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में 100 बसें चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अयोध्या, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर और सहारनपुर में 50-50 बसें चलाई जाएंगी। राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के क्रम में 4 दिन पहले जिलाधिकारी मथुरा से सीईओ यूपी आरआरडीए भेजे गए पुलकित खरे को ग्रेटर नोएडा में एसीईओ के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं रवीश गुप्ता को यूपी आरआरडीए का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। आनंद वर्धन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष होंगे। वे अभी तक एसीईओ ग्रेटर नोएडा के पद पर कार्यरत थे। वहीं रमेश रंजन को कौशल विकास मिशन के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की करबला के मैदान में दी गई कुर्बानी की याद के क्रम में कल प्रदेश के अधिकांश भागों में श्रद्धापूर्वक चहलुम मनाया गया। राजधानी लखनऊ में हर वर्ष की तरह परंपरागत जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से रवाना हुआ, जो देर रात ताल कटोरा स्थित करबला पहुंचकर खत्म हुआ। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने 10वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में न्याय, सत्य और मानवता के लिए आहुति दी थी। 1400 वर्ष गुजर जाने के बावजूद दुनिया आज तक इस बलिदान को भुला नहीं सकी। राज्य के कई भागों में श्रद्धालु हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को पुरसा दिए तथा उनकी याद में जुलूस, मजलिसें और मरसिया ख्वानी का आयोजन किए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लोकप्रिय भुगतान मंच यूपीआई पर संवादात्मक लेनदेन सहित कई भुगतान विकल्पों का शुभारंभ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल इन विकल्पों की घोषणा की। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन से प्रदेश में एक नई श्वेत क्रांति आएगी। 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से शुरू हो गया और ये 17 सितंबर तक चलेगा। इस फिल्म महोत्सव के आधिकारिक चयन में 6 भारतीय फिल्मों का चुनाव किया गया है।